हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सावलिया सर, और आज हम लेके आए हैं आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम ये सीखेंगे nth टर्म ऑफ AP क्या होता है। चलिए फटाफट चालू करें लेक्चर नंबर 2। चलो समझते हैं बच्चों पहले nth टर्म ऑफ AP क्या होता है। अब आप यहाँ पे देखिए भाई, लेट A1 A2 A3 बी एन AP। हमने बात करी थी कि टर्म्स ऑफ AP को हम फर्स्ट टर्म को A1 भी बोलते हैं, A भी बोलते हैं, सेकेंड टर्म को A2 भी बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3 भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हुज फर्स्ट टर्म इज A1 इज A, तो ये हमको बात पता है कि फर्स्ट टर्म A1 रहती है और इसको हमने बोल दिया A, एंड द कॉमन डिफरेंस इज D। भाई इस AP का कॉमन डिफरेंस D रहेगा। ओके चलिए, देन भाई A1 तो A है, अब A2 कैसा मिलेगा। तो हमने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में कि सेकेंड टर्म निकालनी हो या सक्सीडिंग टर्म निकालनी हो तो प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया जाए। सेकेंड टर्म निकालनी हो तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया जाए। थर्ड टर्म निकालनी हो तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया जाए। यही सीखा था। चलो, तो सेकेंड टर्म निकालनी हो तो फर्स्ट टर्म में ऐड कर दो आप कॉमन डिफरेंस। यही हमने सीखा था। तो बच्चों यहाँ से देखो आप, A2 कितना है A1 प्लस D, और A1 को फर्स्ट टर्म को हम A भी बोलते हैं। भाई फर्स्ट टर्म को A भी बोलते हैं, तो A1 की जगह A लिख दिया, तो A2 मेरा A प्लस D होगा। ये बात क्लियर है, ये हमने पहले भी देखा था। अब बच्चों आप यहाँ देखिए ध्यान से, D के पहले यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई है। D के पहले हम बोल सकते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई करा है, और 1 को हम 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस 1 1 ही रहता है भाई। ठीक है, चलिए अब A3, तो A3 में क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में D का ऐड कर दो तो A3 आ जाएगा। अब सेकेंड टर्म हम क्या निकाल चुके हैं, A प्लस डी। सेकेंड टर्म ऑलरेडी हम A प्लस डी निकाल चुके हैं, तो सेकेंड टर्म की जगह हमने लिख दिया A प्लस डी, और इसमें प्लस डी कर दिया, एक प्लस डी और कर दिया, तो ये हो गया A प्लस 2D। तो ये बन गया A प्लस 2D। और इसको देखा जाए तो ऐसा भी देख सकते हो, ये 2 कैसे आया, 3 माइनस 1 करा, ये 2 आ गया। ओके चलिए, उसी तरह से फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। थर्ड टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से थर्ड टर्म को आप लिख सकते हो A प्लस 2D। तो थर्ड टर्म को लिख दिया हमने A प्लस 2D, और ये प्लस D आ गया, तो ये हो गया A प्लस 3D। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, पैटर्न को ध्यान से पकड़े यहाँ पे बच्चों। देखो आप भाई, जब भी यहाँ पे बात करी, जैसे सेकेंड टर्म की बात करी यहाँ पर, तो ये A प्लस 1D आ गया। थर्ड टर्म की बात करी तो A प्लस 2D आ गया यहाँ पर। फोर्थ टर्म की बात करी गई तो A प्लस 3D आ गया। मतलब जो भी टर्म की बातें हो रही है यहाँ पर, उससे एक नंबर छोटा D में मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड टर्म की बात करी तो D में एक नंबर छोटा 2 मल्टीप्लाई हो गया। फोर्थ टर्म की बात करी तो 4 से एक नंबर छोटा 3 मल्टीप्लाई हो गई। उसी तरह से अगर मैं nth टर्म की बात करूँगा, nth टर्म की बात करूँगा, तो इसका एक नंबर छोटा क्या होगा, तो एक नंबर छोटा n का होगा n माइनस 1। भाई n में से एक नंबर छोटा करना है तो n माइनस 1 होगा। तो जब भी nth टर्म की बात करूंगा मैं, तो nth टर्म को हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखेंगे हम। ध्यान से देख लो भाई, फोर्थ टर्म को a प्लस 3D लिखा, 4 से एक छोटा 3। ओके, तो nth टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस n से एक छोटा n माइनस 1 इंटू डी। तो D में एक छोटा n माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा nth टर्म। यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया nth टर्म का। ठीक है, इसको आगे भी देखें हम। सो द nth टर्म an, भाई nth टर्म को पहले तो an से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ द AP विद द फर्स्ट टर्म an कॉमन डिफरेंस G इज गिवन बाय an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से nth टर्म दी जाती है, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। an इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ AP। an को आप AP का जनरल टर्म भी बुलाते हैं। भाई जनरल टर्म क्यों बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि an के हेल्प से आप पूरी AP बना सकते हो। ओके, आप n1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n2 रखोगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, n3 रखोगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी, n4 रखा तो AP का फोर्थ टर्म मिल गया, तो पूरी AP बन जाएगी आपके n की हेल्प से। चलो, इफ देयर आर m टर्म्स इन द AP, तो सबसे पहले तो हम ये समझ गए कि अगर AP में m टर्म्स है तो उसको am से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, भाई nth टर्म को an से रिप्रेजेंट करा जाता है, थर्ड टर्म को A3 से। थर्ड टर्म की बात करें
तो A3। nth टर्म की बात करें तो an से रिप्रेजेंट करा जाता है, mth टर्म की बात करें तो am से रिप्रेजेंट करा जाएगा, और मान लो कहीं pth टर्म की बात करेंगे तो p से रिप्रेजेंट करा जाता है। चलिए, तो mth टर्म को हम am से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात क्लियर है। अब ये कहा गया है कि इफ़ देयर आर m टर्म्स इन AP, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड हो गई है कि टोटल m टर्म्स है। भाई m कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 टर्म हो, m 10 हो जाए तो 10 टर्म्स है, या m 15 हो जाए तो 15 टर्म्स है। तो इफ़ देयर आर m टर्म्स इन AP देन am रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म। तो am जो है वो लास्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है, विच इज समटाइम्स डिनोटेड बाय l। कभी कभी उसे l से भी डिनोट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक AP है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हमने बोल दिया कि इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है B से 20 टर्म्स है, ओके। तो अब यहाँ पर जो मेरी लास्ट टर्म रहेगी, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि m मेरा 20 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं am। तो ये मेरी लास्ट टर्म रहेगी am, या फिर इसको हम यहाँ पर 20th टर्म, क्योंकि m पता है 20 है तो A20 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, सिंपल बात है भाई, सीधी बात है। अगर AP में 12 टर्म है, 12 टर्म है टोटल AP में, तो अगर मैंने लास्ट टर्म को m बोला है तो लास्ट टर्म को m बोल दिया, मतलब 12th टर्म को m बोल दिया, तो वो A12 रिप्रेजेंट लास्ट टर्म यही रहेगा। जैसे यहाँ पर टोटल 20 टर्म है तो A20 ही लास्ट टर्म होगी, और मैंने यहाँ पे वेरिएबल में ले लिया कि m मेरी 20 है तो am लास्ट टर्म बन जाएगी, बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इस फॉर्मूले को कैसे यूज करा जाए। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द AP, इसकी 11th टर्म ढूंढना है, ऑप्शन भी है। पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले में क्या क्या अननोन्स है। यहाँ पे a माइनस 3, कॉमन डिफरेंस की बात हम कर चुके हैं, a2 माइनस a1, तो a2 सेकेंड टर्म -1/2 माइनस ऑफ -3, तो आ गया -1/2 प्लस 3। ये मेरा कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया, मतलब 3 माइनस 1/2 करा तो आ जाएगा 2.5 लिख सकते हैं अपन चाहे तो। भाई फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 2.5 भी लिख दिया। चलिए, तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, कौन सी टर्म निकालना है, 11th टर्म। अब भाई यहाँ पे अगर nth टर्म लिखा होता था n11, तो दैट मीन्स हमको n11 लेना पड़ेगा यहाँ पर। चलो n11 लेके सॉल्व कर लेते हैं 11th टर्म। तो 11th टर्म पहले तो ऐसे दिखेगी भाई, 11th टर्म को रिप्रेजेंट करना है तो a11 ऐसे ही दिखेगी 11th टर्म, दैट मीन्स n के प्लेस पे 11 आ गया यहाँ पर। तो 11th टर्म इक्वल्स टू a प्लस n11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा आया 2.5। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये आया -3 प्लस 10 इंटू 2.5 -3 प्लस 25। तो बच्चों 11th टर्म निकल के आ गई, 25 माइनस 3 22, 22 हमारा आंसर भाई, बी ऑप्शन 22 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। पहले फॉर्मूला लिखना है, सारे अननोन्स को डिफाइन करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, स्टेप बाय स्टेप आंसर करोगे, कभी गलती नहीं होगी, आंसर तुरंत आएगा, सही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हर स्टेप के नंबर है, 10th बोर्ड। इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स एंड द बॉक्सेस। ठीक है, तो अगर मैं पहले AP को देखूँ, यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो है 2, जिसको मैं a से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। सेकेंड टर्म जो है वो है, अभी कुछ नहीं दिखिए यहाँ पे, वही निकालना, उसको x ले लिया, उसको मैं a प्लस डी भी लिख सकता हूँ भाई। a1 प्लस फर्स्ट टर्म में आप d को ऐड कर दो तो सेकेंड टर्म आती है, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, और फर्स्ट टर्म जो है a1 जो है उसको a से भी रिप्रेजेंट करते हैं अपन। और थर्ड टर्म है
26, थर्ड टर्म को A2 प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। A2 और A2 कितना है मेरा A प्लस डी, तो A2 की जगह आ जाएगा A प्लस डी मतलब A प्लस 2D। ऐसा भी समझ लो कि फर्स्ट टर्म है हमारी A, फिर सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D। भाई वही बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे D में किसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे अगर 2 दिया है तो 2 से एक नंबर कम 1 का मल्टीप्लाई हो गया, 3 दिया है तो 3 से एक नंबर कम 2 का मल्टीप्लाई हो गया, है ना। आप जनरल फार्मूले से भी निकाल सकते हो। जनरल फार्मूला हमारा जो है ये nth टर्म का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर जैसे मेरे को ये थर्ड टर्म का A प्लस 2D वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह 3 लिख दिया, तो A प्लस n की जगह 3 आ गया, 3 माइनस 1 हुआ, 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई A प्लस 2D। तो फॉर्मूले से भी वही आना, या फिर आप ऐसा फास्ट इस तरह से आप क्विकली भी कर सकते हो कि हमको पता है कि डी के पहले एक नंबर कम मल्टीप्लाई करना है। चलो अब इसको सॉल्व करें। अब वैल्यू पुट करते क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले तो A मेरे पास 2 है, ये क्लियर हो गया। A3 26 है, ठीक है, A3 26 है, और ये है मेरा A प्लस 2D। तो यहाँ से मैं D निकाल लूँगा, A3 26 और A प्लस 2D के बराबर है, यहाँ से D आ जाएगा। 26 इक्वल टू A के जगह 2 रख दिया बेटा, 2 प्लस 2D, तो जाएगा 24 इक्वल्स टू 2D, और यहाँ से D निकल के आ जाएगा हमारा 24/2, तो D आ गया 12। क्लियर है। अब D12 आ गया, मुझे A2 निकालना है। A2 क्या है, X, ये बॉक्स की वैल्यू निकालना है A प्लस डी, तो हमें सेकेंड टर्म निकालना है जो कि X के बराबर है, जो कि A प्लस डी है। तो सेकेंड टर्म जो आ गई है वो आ गई X इक्वल्स टू A मेरा 2 है, और D हमारा आ गया 12, तो ये आ गया 12 प्लस 2 14। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 14। अब आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, 14 माइनस 2 करा 12 आया, 26 माइनस 14 करा 12 आया, डिफरेंस कांस्टेंट है। चलो आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है बॉक्स। अच्छा, बॉक्स को मैं x और दूसरे बॉक्स को y लिख देता हूँ, x 13 y 3। सेकेंड पार्ट x, 13, y, 3। भाई इसको एक और तरीके से करा जाता है, अगर जब ज़्यादा हम AOD के झंझट में नहीं पड़े तो कॉमन डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को पकड़े। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा क्या कहता है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। कॉमन डिफरेंस कहता है कि भाई A2 माइनस A1 कर लो, या A3 माइनस A2 कर लो, या A4 माइनस A3 कर लो, ये सभी कॉमन डिफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 13 माइनस x कर लो, या y माइनस 13 कर लो, या 3 माइनस y कर लो, सब कॉमन डिफरेंस दे रहे हैं। ये बात समझ में आई, क्लियर हो गई। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो भाई पहले इन दोनों को ले लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए 13 और 13 ये हो गया 26 इक्वल्स टू x प्लस वाई। यहाँ से अगर इन दोनों को सॉल्व करा हमने, दीज टू इक्वेशन, और अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें यहाँ पे, ये है हमारा y माइनस 13 इक्वल्स टू 3 माइनस वाई, तो यहाँ से 2y इक्वल्स टू 3 प्लस 13 और y इक्वल्स टू 16/2, तो y 8 आ गया, y 8 आ गया। यहाँ पे y की वैल्यू डाल दे 8, 26 प्लस x प्लस y की जगह 8 डाल दिया, तो 26 माइनस 8 इज इक्वल्स टू x, और 18 इक्वल्स टू x। तो ये एक और तरीका है, अगर हमको a और d के ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, हमको फास्ट सॉल्व करना है, MCQ टाइप है, तो डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व करा जा सकता है। वैसे a और d अब इसके बाद भी निकाल सकते हैं, जैसे a हमको पता है x है तो a 18 हो गया, कॉमन डिफरेंस अब निकल जाएगा, है ना। सेकेंड टर्म 13 है और हमारी फर्स्ट टर्म 18 आ गई, 13 माइनस 18 कर दिया, तो वहाँ से -5 कॉमन डिफरेंस भी निकल जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों। भाई AOD निकालने का मतलब ये रहता है कि आप फिर कोई भी टर्म निकाल सकते हो। आपसे 25th टर्म पूछे, 27th टर्म पूछे, आपसे 50th 100 टर्म पूछे, AOD आ गया तो सारी पावर आपके हाथ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ AP इज 78।
अब ये कहा गया है कि एक एपी है, इसकी कौन सी टर्म 78 है, कौन सी टर्म 78 है, तो इसको मैं nth टर्म मान लेता हूँ। ये n निकालना है, इसका पोजीशन निकालना है कि भाई 78 कौन सी टर्म है, 5th टर्म है, 10th टर्म है, 12th टर्म है, 15 टर्म है, 20 टर्म है, 30 टर्म है, 78 कौन सी टर्म है, दैट मीन्स n निकालना है। क्लियर है, उसकी पोजीशन ऑफ दिस 78। तो n इक्वल्स टू 78 रख दिया, कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है 8 माइनस 3, a2 माइनस a1 करा, 8 माइनस 3 करा, ये आ गया 5। अब वैल्यू डाल दे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन 78 इक्वल्स टू a प्लस n निकालना है 78 की पोजीशन, d जो है कॉमन डिफरेंस वो है 5, क्या आएगा बच्चों 78 इक्वल्स टू 3 प्लस 5n माइनस 5, 3 इधर ले आओ, 78 माइनस 3 करा भाई 75 इक्वल्स टू 5n माइनस 5, 5 इधर ले आओ बच्चों 80, 5 नीचे ले जाओ ट्रांसपोज, तो यहाँ n की वैल्यू आ गई 5 1 ज़ा 5 30, 5 6 ज़ा 30। तो बच्चों 16th टर्म जो है हमारी दैट इज a16, ये है 78। तो दिस इज आवर आंसर, 16th टर्म इज 78। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द एपीज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। तो यहाँ कहा गया हमसे थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d, और ये दी है 5, 7th टर्म इज 9, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। क्लियर है, चलो इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका पता है, एलिमिनेशन कर दे, माइनस माइनस माइनस, दो इक्वेशन है भाई, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे, a माइनस a कैंसिल, 2d माइनस 6d माइनस 4d, 5 माइनस 9 तो माइनस का 4 आ गया। क्लियर, चलिए d कितना आ गया, -4 डिवाइड बाय -4, तो d आ गया 1, d1 आ गया बच्चों। अब d1 आ गया, कोई भी इक्वेशन जैसे इक्वेशन नंबर 1 मान ली, इसमें d1 डाल देते हैं, पुट d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से a मिल जाएगा, तो a प्लस 2d इक्वल टू 5, d डालने का है 1, d डाल दिया बच्चों 1, तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 2, a आ गया a3 आ गया और d1 आ गया। अब AP बताना है, तो AP पता है ना हमें, फर्स्ट टर्म a होती है, सेकेंड टर्म होती है a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d एंड सो ऑन, चलते जाएगी कहानी। चलो फर्स्ट टर्म लिख दे 3, a प्लस डी 3 प्लस 1 4, a प्लस 2d तो 3 प्लस 2 इंटू 1 5, और उस तरह से ये आ जाएगा 6 एंड सो ऑन। तो बच्चों हमारी जो AP ये है 3, आंसर आ गया AP निकल गई 3, 4, 5, 6, एंड गोज ऑन। ठीक है, क्लियर है, सिंपल आसान। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। देखो आप बच्चों, बहुत आसान है, बहुत सिंपल टॉपिक है, एक ही फॉर्मूले पे अलग अलग घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दैट मीन्स आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन चल रहे हैं, बस फॉर्मूला एक ही चल रहा है हमारा अभी nth टर्म का, लेकिन क्वेश्चन जो है ट्विस्टेड आ रहे हैं, घुमा के आ रहे हैं। जैसे आप ये क्वेश्चन फिर देखिए, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ द नंबर्स को देखें कि लिस्ट ऑफ द नंबर्स कह रहे हैं कि ये AP तो है ना भाई, AP तो है, तो हम यहाँ तो बोल देंगे यस लिस्ट ऑफ द नंबर्स इज AP। तो अब AP का कंसेप्ट लग जाएंगे। अब हमको ये बताना है कि 301 इसकी टर्म है क्या। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा होता कि फाइंड आउट 301 इज विच टर्म ऑफ द AP, जो हमने क्वेश्चन करा था पहले। ओके, एक क्वेश्चन इसके पहले हमने देखा था ये वाला कि 78 इज विच टर्म ऑफ AP। तो इसमें क्या करा था, n निकालना है, तो इससे समझ में आ गया कि 78 16th टर्म है। अब यहाँ पर भी हम ऐसा करते हैं ना,
301 की पोजीशन निकालते n निकाल लेते हैं कि 301 AP की कौन सी टर्म है, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा, अगर वो इंटीजर आ गई तो वो AP की टर्म होगी। इस बात को थोड़ा और मैं समझाता हूँ, पहले हम n निकाल लेते हैं 301 की पोजीशन। चलिए, तो हमने बोल दिया कि चलो अभी मान लेते हैं कि 301 इस AP जो है इस AP में आगे आएगा, तो आएगा तो भाई n निकाल लेते कि कौन सी पोजीशन पे आएगा, देखते हैं। चलिए, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an 301 इक्वल्स टू a मेरा 5 प्लस n निकालना है। कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे देखो आप 6 आया है, यहाँ हमने लिखा भी है, या फिर लिख देते हैं a2 माइनस a1 इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। चलो 301 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। तो बता ये 305 माइनस करा, ये आ गया 296 और ये 6 नीचे आ गया, 6 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये देखो कितना आ रहा है बच्चों, इसको डिवाइड कर अपन ने, तो आ रहा है 6 4 24 एंड 56। तो ये जा तो नहीं रहा है, 49.69 54 और ये आ गया हमारा 20, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट लिख दे बच्चों, 49.3 समथिंग आ रहा है, अप्रॉक्सीमेशन लिख दिया, इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से 49.3 ये प्लस 1 रह जाएगा, तो जाएगा 50.3 के आसपास n। अब आप मेरे को ये बताइए कि ये 301 जो है इस AP में 50.3 पोजीशन पे आएगा। अरे कोई पोजीशन होती है, पोजीशन तो हम ऐसा बोलते हैं ना, 5th पोजीशन, 10th पोजीशन, 15th पोजीशन, 17th पोजीशन, 25th पोजीशन, मतलब पोजीशन जो भी है वो तो इंटीजर वैल्यू होती है ना भाई, डेसिमल में थोड़ी होती है। समझ पा रहे हैं आप बात को कि n जो है, n नंबर ऑफ टर्म जो है, तो नंबर ऑफ टर्म विल बी ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर। भाई नंबर ऑफ टर्म तो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि -3rd टर्म, -4th टर्म, 0 टर्म, इस तरह से तो नहीं कहते। यही कहते फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 5th टर्म, 8th टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म, यही कहते। तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्लियर हो गई बात। और लेकिन ये 50.3 ये तो पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि 301 तो इस AP का पार्ट ही नहीं है। ये AP के आगे टर्म्स निकालेंगे तो 301 इस AP की टर्म्स नहीं रहेगी। ये बात हमने समझी, यहाँ से क्लियर हो गई बात। तो हम यहाँ पे बस यही स्टेटमेंट लिखेंगे, एज वी नो दैट, क्या पता है हमें, ये जो ऊपर बात लिखी है, नंबर ऑफ टर्म इज अ पॉजिटिव इंटीजर। भाई नंबर ऑफ टर्म जो है वो तो पॉजिटिव इंटीजर होता है। और ये देखो आप 50.3 आ रहा है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है क्या? नहीं। देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। हो गया काम, ठीक है, काम हो गया। क्या कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बड़े जल्दी से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि भाई 7 के मल्टीपल कितने हैं 3 डिजिट में, है ना, या 7 के टेबल में कितने 3 डिजिट वाले नंबर आते हैं, सिंपल। तो सबसे पहले हम देखें कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, 100। क्या 100 7 के टेबल में आता है? क्या 100 इज डिविजिबल बाय 7? क्या 100 डिविजिबल बाय 7 है? कि चेक करें तो उससे क्या डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो चेक कर लेते भाई। 100 7 को डिवाइड कर लो, रिमाइंडर देखे क्या आ रहा है, 7 1 जा 7 37। और अब यहाँ देखो समझ गए अपन, नहीं हो पा रहा है, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, इसका मतलब 100 तो डिविजिबल नहीं है। लेकिन एक बात हमको ये समझ में आ गई कि रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब 100 में से 2 माइनस कर दो। देखो
100 तो नहीं है लेकिन रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो 100 में से 2 माइनस कर दो, वो नंबर डिविजिबल है। 100 माइनस 2 इज डिविजिबल। 100 माइनस 2 मतलब ये आ रहा है हमारा, हाँ 98। 100 माइनस 2 आ रहा है 98 इज डिविजिबल। ये बात हमको समझ में आ गई कि भाई 98 तो डिविजिबल है, लेकिन हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो सबसे छोटा 3 डिजिट कौन सा होगा भाई? 98 तो है, 7 के टेबल में 98 आता है, तो अगला नंबर कौन सा होगा? तो 98 में ही +7 कर दो ना, सिंपल है भाई। हमको पता है जो 7 का टेबल है उसमें +7 करते हैं हमको नंबर मिलते जाता है। 7 + 7 14, 7 3 से 21, +7 करा 14 में 21, +7 करा 21 में 28, तो 98 में +7 कर दो। देयरफॉर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर will be 98 + 7, तो ये कितना आ गया? 105। तो हमें सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर मिल गया 105। ये बात क्लियर हो गई। चलिए ये 7 के टेबल में आता है। अब लार्जेस्ट निकाल लेते हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। इसको देखिए भाई 7 से डिवाइड करके क्या हमारा काम हो रहा है? क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? क्या 999 डिविजिबल है? 7 1 जा 7, ये बचा 2, ये आ गया 9, 7 4 जा 28, ये बचा 1, आ गया 9, 7 2 जा 14 और रिमाइंडर बच गया 5। भाई 5 रिमाइंडर बचा, मतलब 999 तो डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब कौन हो जाएगा? तो 999 में से रिमाइंडर को माइनस कर दो, 999 माइनस 5, तो बच्चों ये आ गया हमारा 994 इज डिविजिबल। ये डिविजिबल रहेगा। तो ये लास्ट टर्म हो गई मेरी, क्योंकि 994 के बाद अगला जो +7 करूँगा तो वो तो मेरा 1001, मतलब ये तो ऊपर चले गए, अपन 4 डिजिट में आ गए। 994 में +7 करा तो 1001, मतलब 4 डिजिट आ गए, लेकिन हमें तो 3 डिजिट तक चेक करना है। तो 994 जो है इज अ लास्ट टर्म। भाई ये लास्ट टर्म हो गई, तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो मिल गई, ठीक है, 105 994। तो आप यहाँ देखिए हमें एक तो 105 मिल गई है और लास्ट टर्म मिल गई 994, और हमको पता है +7 करके सारी टर्म्स निकल जाएगी यहाँ पे। तो 105 में +7 करा तो 112 अगली टर्म, +7 करा तो 119 अगली टर्म, इसी तरह से चलते गए और हमें यहाँ पर लास्ट टर्म 994 मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये हो गया है कि AP मिल गई है और नंबर ऑफ टर्म्स बताना है हमें। ये पूछा है ना कि भाई 7 से कितने 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल है, यही पूछा गया है। तो हमने AP बना दी उनकी, और बस यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी, उतने डिविजिबल रहेंगे। बात क्लियर हो गई? चलो, तो उसके लिए हमको निकालना है n, और लास्ट टर्म है हमारे पास 994। तो हम एक काम करते हैं कि 994 की पोजीशन ही निकाल लो, क्योंकि वही लास्ट टर्म है। भाई जो 994 की पोजीशन होगी उतनी ही नंबर ऑफ टर्म रहेगी। सोचो सोचो सोचो, सही बात है, क्योंकि 994 ही लास्ट टर्म है ना। तो जो 994 की पोजीशन होगी, 994 जिस प्लेस पे होगा वही नंबर ऑफ टर्म होगी। चलो, तो 994 के लिए n निकाल लेते हैं। a + n - 1 × d, वैल्यू डाल दे 105 + n - और कॉमन डिफरेंस 7 का ही चल रहा है भाई, क्योंकि 7 के ही मल्टीपल है, सिर्फ +7 करके ही मिलेंगे। ये हो जाएगा 994 - 105 = n - 1 × 7। ये कितना हो जाएगा? 100 894। 894 में भी 5 गए हमारे पास, तो ये 889 = n - 1 × 7। 7 से डिवाइड करें, 889 / 7 = n - 1। 7 1 7, 18 7 2 14, 14 7 7 49, n - 1।
तो 128 इज इक्वल्स टू n आ गया। तो टोटल हमारे पास 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर्स है जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, तो आंसर ऐसा ही लिखेंगे, 3 डिजिट नंबर divisible by 7 are 128। ठीक है, 128 128 ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। डन। समझे आप क्वेश्चन करने का तरीका? तो क्वेश्चन समझ के हमने पहले एपी बनाई, एपी बनाने के बाद उसमें ये समझा कि भाई 994 तो लास्ट टर्म है, तो जो लास्ट टर्म की पोजीशन है वहीं से काम हो जाएगा, उसकी पोजीशन निकाल लो, उतनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बच्चों, है ना, कि 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 हो सकता है, ये 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 ऐसा भी आ सकता है, 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11 ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसको इस तरीके से अप्रोच करना है आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टूवर्ड्स द फर्स्ट ऑफ द एपी। मतलब लास्ट से आगे फर्स्ट की तरफ जाना है हमें, ओके, और 11th टर्म निकालना है। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग वर्ड है वो है लास्ट, पीछे से निकालना है। भाई आगे से निकालते तो हमने पढ़ा ही है, 11th टर्म निकालना है, a+10d लगा दिया होगा, लेकिन पीछे से निकालना है हमें, पीछे से 11th टर्म निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। एक काम करते हैं कि सिंपल अगर हमको बोला जाता है कि आगे से निकालना रहता है तो हम 10 को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस भी ऐसे ही निकाल देते, 7 - 10 करके -3 आ जाता। लेकिन अगर हमको पीछे से जाना है, अब पीछे से आगे की तरफ जाना है, तो हम एक काम करते हैं, एपी को रिवर्स कर देते हैं, एपी को घुमा देते हैं। भाई जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बना देते हैं, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया और पूरी उल्टी लिख दिया। आप देखो मैंने -62 को पहले ले लिया, फिर 4, फिर 7, फिर 10, एपी को घुमा दिया है भाई, एपी को पलट दिया है। अब यहां से क्वेश्चन ने ये कहा था कि पीछे से निकालो, तो हमने एपी पलट दिया, हम आगे से ही निकालेंगे क्योंकि हमने -62 को फर्स्ट टर्म ले लिया है। निकाल तो हम पीछे से ही रहे हैं, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सेम एप्लीकेशन लगेगी यहाँ पे। चलो तो देखिए बच्चों, n = a + n - 1 × d लगाते हैं। अब इस केस में मेरा a हो जाएगा -62, d हमारा भाई a2 तो नहीं है, लेकिन ये कंसेक्यूटिव टर्म दिख रहे हैं हमें, जैसे 7 और 4 दिख रहे हैं, तो हमको पता है कि d कैसे निकालता है, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर दो, मतलब 7 - 4 से d निकल जाएगा, तो ये d आ जाएगा 3। ये बात क्लियर हो गई? चलो तो फॉर दिस AP, इस AP के लिए a -62 आ गया, d आ गया 3, और अब मेरे को निकालना है 11th टर्म, तो n11। चलो चालू करें, तो 11th टर्म आ जाएगी, और ये है फ्रॉम लास्ट, भाई पीछे से निकाल रहे हैं, यही आंसर है। a + n - 1 × d, दैट इज -62 + 11 - 1 × 3 -62 + 10 × 3 -62 + 30, 60 में से 62 में से 30 हमारे कैंसिल हो गए, यहाँ पे गए तो माइनस आ जाएगा 32। तो बच्चों ये है हमारी 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, अब ये -62 और पहले अपन चलते गए, इसके पीछे से चलेंगे तो यहाँ पर कहीं से काउंटिंग चालू करेंगे तो 11th टर्म आ जाएगा -32। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कहानी ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। भाई इसमें एक कंसेप्ट ये भी रहता है कि जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें बच्चों को ये भी बताया जाता है कि अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको लास्ट से निकालना है, लास्ट से निकालना है, पीछे से निकालना है, तो a को l ले लो। l क्या था? l याद है आपको क्या बताया था? l लास्ट टर्म लिया जा सकता है,
ये हमने थ्योरी में बताया था कि लास्ट टर्म विच इज समटाइम्स डिनोटेड बाय एल, भाई एल को लास्ट टर्म लिया जा सकता है, ये बताया गया था आपको। ठीक है, चलिए तो ए को एल ले लो और कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज कर दो। भाई ये साइन चेंज का फंडा क्या है? साइन चेंज का फंडा ये है कि बेटा जब एपी रिवर्स होती है, जैसे जैसे 10 7 4 है एपी मान लो, अब इसका कॉमन डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 7 - 10 करके आप -3 निकालोगे। अब उल्टा लिख दिया मैंने, 4 7 10, अब 10 आगे आ गया 7 पीछे आ गया, 10 - 7 करके कॉमन डिफरेंस निकालोगे +3। तो जब भी एपी को हमने चेंज करा, उसका नेचर उसको रिवर्स करा, तो कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे +3 -3 आया था, यहाँ +3 हो गया। बात समझे? तो अगर ये दो चेंज हम ले आते हैं तो भी हमारा काम हो सकता है। तो अब ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, an = l + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज कैसे हो जाएगा, मतलब आगे एक माइनस लग जाएगा, आगे एक माइनस लग जाएगा, तो हम ये माइनस यहाँ पर ले आएंगे। तो an = l - n-1 इंटू डी, भैया डी के पहले जो माइनस था उसको इधर ले आए हम, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, देखो वही आ जाएगा। तो an = लास्ट टर्म यहाँ पे ले लो, लास्ट टर्म मैंने ले लिया वही -62 -11 - 1 10 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस ऐसे ही देखो, अभी अपन इसी की बात कर रहे हैं, अब कोई रिवर्स नहीं करा हमने। जब ये फॉर्मूला यूज़ करना तो डायरेक्ट लगाना है हमको। -62 लास्ट टर्म लिया और -n तो 11 है, 11 - 1 ये 10 आ गया। कॉमन डिफरेंस इस केस में क्या आ रहा था, जो हमारी ओरिजिनल एपी थी, तो ये वही आ रहा था मेरा 7 - 10 -3 आ रहा था, तो वही -3 रख दिया। तो लास्ट से 11 टर्म आ जाएगी -32। देख रहे हो आप, तो सेम आंसर आ गया। तो आप चाहे तो आप ये फॉर्मूला भी नोट कर सकते हो, यू कैन नोट दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कब कम आता है, जब आपको लास्ट से कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालना है। फाइंड द 25th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फाइंड द 30th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम आता है। डन, बात क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75। ठीक है, तो रामकली की बात करें, सबसे पहले ₹5, देन इंक्रीज वीकली सेविंग बाय 1.75। अब इसमें प्लस 1.75 कर देते जाएगा 6.75। ठीक है, नेक्स्ट वीक तो पहला हफ्ता, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फिर 6.75 में 1.75 करें तो ये जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6.75 8.50। इस तरीके से एक एपी बन रही है जिसका हमको दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस 1.75 है और फर्स्ट टर्म 5 है। इफ इन द nth वीक, अब कोई सा एक हफ्ता आगे ऐसा आएगा जिसमें वीकली सेविंग बन जाएगी 20.75, फाइंड n। तो हमको ये बताना है कि ये कौन सा हफ्ता आएगा जिसमें वीकली सेविंग 20.75 बन जाएगी, मतलब ये 20.75 की कौन सी पोजीशन है। भाई पोजीशन ही तो वीक है, जैसे फर्स्ट टर्म फर्स्ट वीक है, सेकेंड टर्म सेकेंड वीक है, तो भाई ये कौन सी टर्म है, मतलब कौन सा वीक आएगा, ये कौन सा वीक रहेगा। दैट मीन्स इसका पोजीशन निकालना है तो एन ये ले लेते हैं और एन निकालना है, हमारा क्वेश्चन मार्क एन रहेगा। एन ले लिया 20.75 और यहाँ से हमको एन निकालना है 20.75 की पोजीशन, क्योंकि वही नंबर ऑफ वीक दे रहा है। चलिए करें, तो n = a + n-1 इंटू डी, 20.75 = 5 + n-1 इंटू डी 1.75, तो जाएगा 20.75 - 5 = n-1 इंटू 1.75, ये आ गया बच्चों 15.75
अपॉन 1.75 इक्वल्स टू n-1। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स जा रहा है? ये जा रहा है हमारा 9 टाइम्स, तो 9 इक्वल्स टू n-1 और यहाँ से n बराबर 10 आ गया, n इक्वल्स टू 10 आ गया। मतलब आंसर हो गया 10th वीक। इन 10th वीक, 10वें हफ्ते में, इन 10th वीक, ओके, हर सेविंग बिकम्स कितना रुपए? 20.75। 10वें हफ्ते में सेविंग जो है वो 20.75 बन जाएगी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम देखिए आप, जहाँ पर हम एपी बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रेदर देन सॉल्विंग बाय बेसिक मैथमेटिक्स, ये एपी बना के हम इसको ऐसा सॉल्व करा जा सकता है, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, देख लो अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, अब बच्चों an जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म हमारी। अब फंडा ये है कि भाई n1 रखते हैं तो फर्स्ट टर्म आता है, यहाँ पर n1 रखे फर्स्ट टर्म, n2 रखा सेकेंड टर्म, n3 रखा तो थर्ड टर्म, ये हमको पता है। तो एक काम करते हैं, ये n जो दिया है ये 3 + 4n दिया हुआ है, लेकिन हमको an का फंडा पता है कि an इज जनरल टर्म, an इज ऑलवेज जनरल टर्म। अगर यहाँ पे कुछ कोई a और d की वैल्यू डाल दोगे, n को वेरिएबल में ही रहने दो, a और d डाल दो, तो वो कुछ दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे आप इन दोनों को देखो कि भाई इससे ये कैसे बना, तो यहाँ पे a और d कुछ डल गए, a और d की कोई वैल्यू डाल दी गई, उससे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन an की जो अपनी आइडेंटिटी है वो चेंज थोड़ी होगी। an तो हमें नंबर ऑफ टर्म में बता देगा कि n1 डाला तो फर्स्ट टर्म, n2 डाला तो सेकेंड टर्म, तो यहाँ से निकाल लेते। चलो n1 डाल देते, n1 डाल दिया तो मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो n की जगह 1 डाल दिया तो ये फर्स्ट टर्म आ गया। अब n की जगह 2 डाल दिया तो सेकेंड टर्म आ गया। ठीक है, n की जगह 3 डाल दिया, थ्री प्लस 4 इंटू 3, तो आप देखिए यहाँ पे 7, 11, 15 फॉर्म इन एपी बनाना है, एपी बन गई। ठीक है, तो आंसर लिख देते हैं। तो एपी क्या बन गई भाई? सबसे पहले 7 फर्स्ट टर्म, 7 के बाद आप देखो 11 और 11 के बाद आप देखो 15 और सो ऑन, तो ये एपी बन गई। 7, 11, 15, सो ऑन, बन गई एपी। कॉमन डिफरेंस भी चेक कर सकते हो, 4 4 का कॉमन डिफरेंस है। तो समझे आप, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना ये कौन सा एन, एन तो हमने नहीं पढ़ा। अरे भाई इसमें ए और डी की कोई वैल्यू डाल दी गई है और वो चेंज हो गया इस फॉर्म में, लेकिन ओरिजिनली ये क्या देता है हमें? पोजीशन ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो वही दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन केस सो दैट k² + 4k + 8 दिस आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, हमको ये कहा गया कि एपी की फर्स्ट टर्म जो है वो है k² + 4k + 8, कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए तो सेकेंड टर्म है 2k² + 3k + 6 और थर्ड टर्म है 3k² + 4k + 4, के निकालना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमें एक बात पता है कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है a2 - a1 बोलो या a3 - a2 बोलो। भाई ये फंडा यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इस a2 को यहाँ लाता हूँ तो ये a2 है, ये भी a2, ये 2a2 हो जाएगा। 2a2 = a1 + a3, ऐसा लिख सकता हूँ। a1 इधर आ गया तो 2a2 = a1 + a3। भाई कभी भी आप देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात करा जाए
ऐसा एमसीक्यू आता है कि एपी की 3 कंसेक्यूटिव टर्म दे दी और के निकालना है या कोई भी एक वेरिएबल निकालना है, तो आप ये फंडा डायरेक्ट लगा सकते हो। कौन सा? 2a2 इक्वल टू a1 प्लस a3, मिडिल टर्म को डबल करो और उसका बराबर किसके करना है? फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के बराबर। चलिए ये लगा देते हैं। तो 2a2 कितना है हमारा? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल्स टू a1 k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस a3 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। चलिए इसको कर लें तो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12 3k और k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर 4k 8k 8 प्लस 4 12। अब 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर ये हट गया, ये बचा बेटा 12 माइनस 12, ये भी गया तो ये हो गया, ये क्या बचा हमारा? ये आ गया 6k इज इक्वल्स टू 8k। और इसको हम फर्दर देखिए तो हो जाएगा हमारा कि 6k माइनस 8k इक्वल्स टू 0, k कॉमन ले लिया, 6 माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और k यहाँ से आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 0, k आ गया 0 अपॉन -2 मतलब 0, k की वैल्यू 0 आ गई बच्चों, k की वैल्यू 0 आ गई है। क्या k की वैल्यू 0 से ये कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी बन भी रहा है? एक बार चेक भी कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा हमें कहीं पे ऐसे लगे कि इस तरीके से डाउटफुल केस आ रहा है तो हम चेक भी कर सकते हैं। k 0 रख लेते हैं। चलिए तो k अगर मैंने 0 रखा तो a1 कितना आ रहा है? 0 0 8, a1 8 आ गया। k 0 रखा तो a2 6 आ गया, k 0 तो a3 4 आ गया। तो बिल्कुल 8, 6, 4 AP बना रहे हैं, जिसमें कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है -2 है। ओके, 8 - 2 6, 6 - 2 4, तो k इक्वल्स टू 0 इसका सही आंसर है। लेकिन आप ये बात जरूर याद रखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट 2a2 इक्वल टू a1 प्लस a3 लगा सकते हो, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़े, MCQ में ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। Split 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of the two smaller parts is 4623। ठीक है भाई, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हट के अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक फंडा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो समझना आप। भाई AP की 3 टर्म है, A1 A2 A3, 207 को 3 पार्ट में स्प्लिट करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 3 पार्ट में कर दिया और ये बराबर 207 होना चाहिए, तीनों पार्ट को ऐड करो तो 207 के बराबर। अब मैं यहाँ पर एक काम करना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म को मैं a माइनस डी लूँगा, ओके, a माइनस डी, और सेकेंड टर्म को a ले लूँगा और थर्ड टर्म को a प्लस डी ले लूँगा। इस सीरीज पे गौर करना, और ये क्यों लिया ये भी बताऊँगा आपको। a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, क्या ये तीनों AP बना रहे? बहुत ध्यान से समझना। इसमें हमने प्लस डी को ऐड करा, a माइनस डी में प्लस डी को ऐड करा तो a आ गया, फिर a में भी प्लस डी को ऐड करा तो a प्लस डी आ गया। दैट मीन्स ये तीनों AP तो बना रहे हैं। अब ये तीनों ही क्यों लेना है, ऐसा थॉट क्यों आया? उसका कारण है कि यहाँ पर जब मैं इन तीनों को ऐड करूँगा, यहाँ पे देखो आप, a1 प्लस a2 प्लस a3 करूँगा तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, जब ये मैंने करा तो यहाँ से क्या हो रहा है, d से d कैंसिल आउट हो रहा है और a की वैल्यू आ जाएगी, d से d कैंसिल आउट होगा और a आ जाएगा। इसलिए हमने ऐसा करा कि एक वेरिएबल हट जाए और दूसरा वेरिएबल निकल जाए, इजीली सॉल्व हो जाए। बात क्लियर हुई? तो आप याद रखना कि जब भी ऐसा है कि जहाँ हमको 3 टर्म ऑफ AP, 3 टर्म्स ऑफ AP अज्यूम करना है, तो हम ये 3 टर्म्स अज्यूम करेंगे। कौन सी? a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर मान लो हमको 4 टर्म्स अज्यूम करने पड़े, कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए,
तो उसमें हम क्या करेंगे बेटा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये 4 टर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो पहले तो ये देख लो AP में है कि नहीं, इसमें प्लस 2d करा, माइनस 3d प्लस 2d माइनस डी, प्लस 2d करा, प्लस 2d करा, हाँ बिल्कुल ये AP में तो है चारों भाई। अब यही क्यों करें, क्योंकि जब इनको भी ऐड करोगे, चारों को ऐड करेंगे, d से d कैंसिल, 3d से 3d कैंसिल, तो a निकल जाएगा। इसलिए ये 4 टर्म्स के लिए 4 लेते हैं और 3 टर्म्स के लिए ये 3 टर्म अज्यूम करते हैं। ये बात ध्यान रखो आप, ये बात ध्यान रखिए आप। चलिए अब यहाँ पर ए ये हो गया 3a, डी से डी हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो गया भाई, कैंसिल हो गया एक वेरिएबल इक्वल टू 207। ए की वैल्यू आ गई है कितनी, 3 डिवाइड करेंगे 6 18 27, 3 9 27, ए आ गया 69। ये बात क्लियर? फिर क्वेश्चन ने और कुछ भी कहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4 6 2 3। भाई 2 छोटे नंबर, अब इसमें छोटे कौन से होंगे, एक a माइनस डी और a, इनको ले लें। 2 स्मॉलर पार्ट्स जो है स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स। अब हमको समझ में आ रहा है ये सबसे छोटा पार्ट रहेगा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। तो स्मॉलर पार्ट के प्रोडक्ट मतलब एक तो a है और एक है a माइनस डी, दोनों छोटे पार्ट है, इनका प्रोडक्ट है 4 6 2 3। क्लियर? अब यहाँ पर d निकाल लेंगे, a 69 रख दिया मैंने, तो a 69 रखा, 69 माइनस डी इज इक्वल्स टू 4 6 2 3। ये हो गया हमारा 69 माइनस डी इज इक्वल्स टू 4 6 2 3 अपॉन 69। भाई ये कैंसिल करते हैं, इसको देखिए कैंसिल हो रहा है क्या। 3 से 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, 12 3 4 12, 3 1 3। अब 1541 और 23 तो प्राइम आ गया भाई, 1541 और यहाँ आ गया 23। अब इसको देखते हैं हम कितना टाइम जा रहा है। तो हम देखें सबसे पहले 6 टाइम्स में 138, तो 6 टाइम्स में आया 138, ये माइनस करा यार, ये कितना आ गया 48 और यहाँ से 6 16 161, तो ये 7 टाइम्स 161, तो ये 67 आएगा बच्चों यहाँ पे। तो ये आ गया 69 माइनस डी इज इक्वल्स टू, इन दोनों कैंसिल करे, आ गया 67 और यहाँ से डी निकल के कितना आ गया बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं हम, डी निकल के आ जाएगा, ध्यान दें अब, 69 माइनस 67 इक्वल्स टू डी, तो 2 आ गया डी। तो बच्चों ए और डी दोनों आ गए, काम खत्म हो गया, D2 आ गया। चलिए A1 A2 A3 हमने पहले डिफाइन कर रहे थे, A1 A माइनस डी, A कितना है बच्चों 69, D है 2, तो 69 माइनस 2, तो ये आ गया 67। A2 मेरा A के बराबर था मतलब 69, और A3 था A प्लस डी मतलब 69 प्लस 2 दैट इज 71। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर ऐसे 3 नंबर ओके जिनका सम 207 होगा और जिनके छोटे 2 पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4623 आएंगे, वो 3 नंबर है 67, 69 और 71। आप देखें ये आंसर आ गया और AP में है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा मैंने आपको दोनों केस में बता दिया कि 3 टर्म्स अज्यूम करना है तो ये 3 करेंगे, 4 टर्म अज्यूम करना है तो आपको ये 4 अज्यूम करना पड़ेगी। क्लियर बच्चों? डन। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये था डिस्कशन ऑफ जनरल टर्म एनेट टर्म का, जिसमें हमने एनेट टर्म का इंट्रोडक्शन समझा और बेसिक लेवल से मॉडरेट लेवल से लेके हायर लेवल तक के सारे क्वेश्चन, सारे वैरायटी और कंसेप्ट हमने यहाँ पे कवर करे। और अगर बच्चों आपको इस लेक्चर में मज़ा आया है, मतलब समझ में आया है कंटेंट अच्छे से, अगर कंसेप्ट स्ट्रांग हुआ है तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए
और बच्चों हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो डेफिनेटली सक्सेस पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बने रहिए हमारे साथ। आगे आ रहा है हमारा सम ऑफ एपी पर लेक्चर्स। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।